ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ताज़ा खबर। आज हम इसके सीजन 1 एपिसोड 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। पुराना एपिसोड जो कि सच में बढ़िया थे, नहीं देखे तो एक बार देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम बचपन के पीटर और वस्या को देख पाते हैं, जो कि शाजिया बेकरी के सामने खड़े थे और सोच रहे थे कि यार पेटिस खाने का बड़ा मन है मगर जेब में पैसे है नहीं। जहाँ पर पीटर कहता है कि चल लोगों की जेब मारते हैं, और अब चोरी चकारी करके ये लोग महमूद भाई से पेटिस खरीद करके खाने लगते हैं। मगर अब तक महमूद भाई ने इन्हें देख लिया होता है कि इन दोनों बच्चों ने चोरी करी है, जिस पर वो आकर इनके पास बैठते हैं और कहते हैं कि एक और खाना है, जहाँ पर ये दोनों हाँ बोल देते हैं। अब इनको खिलाते वक्त महमूद भाई ने कहा था, देखो तुम्हें खाना था, मैंने खिला तो दिया, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अब चोरी मत करना और जिसका ये पर्स है उसे वापस दे दो। अभी बात इनको समझ में आती है और ये दोनों बच्चे उस पर्स को लौटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ अब इन बच्चों को काम दिलवाने के लिए महमूद भाई बताते हैं कि पास ही में एक फूड कॉर्नर है, उसको एक डिलीवरी बॉय की जरूरत है और वहीं पर एक दूसरा काम है, मूत्री पर किसी को एक लड़का चाहिए। अब सोच लो तुम दोनों में से कौन क्या लड़का क्या काम करेगा। जहां पर पीटर डिलीवरी बॉय बनने के लिए तैयार हो जाता है और भुवन मूत्री पर बैठने के लिए तैयार हो जाता है। और बात की स्टोरी तो आपको मालूम ही है, बड़े हो जाने के बाद में भी ये लोग यही काम करते रहते हैं। देन आता है ताज़ा खबर का इंट्रो और उसके बाद में हम देख पाते हैं कि कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर लास्ट पार्ट की एंडिंग हुई थी, यानी कि किस तरीके से पुलिस पकड़ के ले जा चुकी होती है वसंत गावड़े को और थाने में ले जाकर उसको थप्पड़े मारे जाते हैं। जहां पर वसंत कहता है कि ये साहब मारो मत, अगर तुमको अपना कटिंग चाहिए तो बोलो ना, सीधा सीधा मैं देता हूँ ना तुमको पैसा। और जब पैसों की बातचीत आती है तो राठौड़ जो कि वसंत को पकड़ करके लेकर आया था, वो भी अब उसी की तरफ हो जाता है, उसे बुलाता है, बैठाता है, सिगरेट पिलाता है और कहता है कि ठीक है साहब आप जाओ आराम से, बाकी आप पीछे का काम मैं देख लूंगा। एंड देन ये लोग मस्त बढ़िया ताज होटल के अंदर बैठे होते हैं, अपनी मीटिंग शीटिंग कर रहे होते हैं। जहां पर मधु का पूछना था कि यार पुलिस तुझे लेकर भी गई फिर छोड़ भी दिया तुझे, एकदम से ऐसा कैसे हो गया। जहां पर वसंत कहता है कि नहीं, नॉर्मल छोटी सी पूछताछ थी और अब अपने ऊपर पुलिस का कोई लफड़ा नहीं होगा, अपन लोग आराम से अपना काम कर सकते हैं, मगर कोई तो है जिसने की एक खबर फैलाई है, आज वो बचेगा नहीं। और अब अपने ही दोस्तों पर शक करते हुए वो क्या करता है, गन मंगवा लेता है और फिर गन को सामने रखता है और कहता है कि बताओ सालो किसने मेरे खिलाफ गवाही दी पुलिस को, जिससे कि पुलिस मुझे पकड़ करके ले गई। लेकिन सभी लोग उसे समझाते रहे, कहते हैं कि देख वस्या तो हम लोगों पर गलत शक कर रहा है, जो भी किसी ने खबर पहुंचाई है पुलिस तक वो अपने इस ग्रुप का नहीं, कोई बाहर का आदमी है, तू बेफजूल में हमारे ऊपर शक कर रहा है, ऐसी शक करने की कोई दिक्कत नहीं है। कि तभी उसके पास में राठौड़ का कॉल आता है और पूछता है कि वसंत साहब आपके पास तो सारी खबर पहले ही आ जाती है, बताओ आज के मैच में किस पर पैसा लगाऊं। जिस पर वस्या कहता है कि टेंशन मतलब साहब, पहले मैच तो शुरू होने दो। वहीं दूसरी तरफ हम शेट्टी को देख पाते हैं जो कि रेशमा के पास बैठा होता है, कहता है कि साला लुक्खा फिर जीत गया, मैंने उसको पुलिस से पकड़वाया मगर साला पुलिस को डबल पैसा देके खरीद लिया वो, और अब तो पुलिस भी उसके साथ हो चुकी है, मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा, मेरा कोई पत्ता ही साला सही नहीं गिर रहा, ऊपर से मधु को भी लेकर गया वो। जहाँ पर रेशमा उसको शांत करती है और कहती है कि ये साहब क्या भी तुम भी कच्ची गुलियां खेलते गया, विदाउट सबूत पकड़ोगे तो छूटे गई ना, जब तक रंगे हाथ नहीं पकड़ोगे तब तक मामला सॉर्ट नहीं होगा। तो अब शेट्टी के दिमाग में एक नया आइडिया आ चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ वसंत पहुंचा होता है अपनी खोली में, मतलब कि अपने चौल के नीचे, और पुराने दोस्त जो कि उसे देखते हैं कि क्या रे वस्या बहुत ज्यादा अमीर हो गया रे, नए कपड़े नई गाड़ी। जहां पर वो कहता है कि नहीं रे ये तो भाड़े का है, मैं तो काम करता हूँ साहब के लिए। दोस्त बोलते हैं आजकल तो तू बैठता ही नहीं है, खेलता ही नहीं है, चला जा 2 पत्ते खेलते हैं। जिस पर वस्या कहना था कि हारने के लिए मुझे खेलने की जरूरत नहीं, और वो यूं ही पत्तों को छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि इस वक्त वो अपनी माँ को लेने के लिए आया था, एक अच्छा घर एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। मगर जाने के बाद जब उसके दोस्त उन पत्तों को उठा करके देखते हैं तो उनमें थे 3 इक्के, यानी कि वस्या का नसीब बहुत ज्यादा तगड़ा था। एंड देन वो अपनी माँ को ले जाता है एक बहुत बढ़िया होटल में। उसकी माँ ने पहली बार इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी अच्छी सुंदर जगह देखी थी, वो तो बिल्कुल मिसमराइज हो चुकी थी। वस्या कहना था कि यार माँ पहले तो मैं अपने बिली मोरिया की बिल्डिंग खरीदने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि तूने वहां पर काम किया है और उसने तेरे को धुतकारा भी था, तो मैं तो वो खरीद के रहूंगा। जहाँ पर माँ समझाती कि देख बेटा हर किसी के नसीब में अपना अपना लिखा होता है, और वैसे भी तो अच्छा कमा रहा है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर वस्या अपनी टीम से भी माँ को मिलवाता है, कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ में काम वगैरह करते हैं, तो अब यही अपना घर है, अब तो यहाँ पे आराम से सो जा। और अब जैसा कि बैटिंग से फायदा हो तो सभी को रहा था, मगर मोटा फायदा तो सिर्फ और सिर्फ वस्या लेकर जा रहा था, तो बाकी लोग क्या करें, इसलिए हर किसी ने अपना अपना छोटा मोटा काम करने के बारे में सोच लिया था। तो मधु कहती है कि क्यों ना मैं मेरे मधु क्रिएशन को और ज्यादा बड़ा बना सकती तो कैसा रहता। जिस पर शाजिया बताती है कि यार काम को बढ़ाने के लिए 3-4 चीजें करनी होती है, जैसे कि कोई मॉडल हायर करना, शूट करवाना, देन उसकी एडवर्टीजमेंट करवाना, तभी बनता है कोई ब्रांड तो बड़ा। जहाँ पर वस्या कहता है कि ये सारा काम तो चुटकियों में करवा दूंगा मैं। एंड देन वो एक स्वाति नाम की मॉडल को हायर करवाकर मधु के ब्रांड के लिए एक शानदार फोटोशूट करवाता है। देन उसकी मधु क्रिएशन की एडवर्टीजमेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है।
वहीं दूसरी तरफ अब शेट्टी साहब शहर का सीएम बन चुका होता है, तो अब वो पुलिस वालों को बुला करके कहता है कि कुछ दिनों से बैटिंग नहीं हो रही है बल्कि मैच फिक्सिंग हो रही है। हालांकि बैटिंग जो है वो पहले इंडिया में लीगल थी, मगर मैच फिक्सिंग हमेशा से एक क्राइम ही रहा है, जहां पर शेट्टी का कहना था कि अब तो इस मैच फिक्सर वसंत गावड़े को अपने को पकड़ना ही पड़ेगा, सभी पुलिस वाले सावधान हो जाओ। मीनवाइल हम वस्या को देख पाते हैं जो कि मधु को एक अच्छा क्वालिटी टाइम देने के लिए एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में लाया होता है। बताता है कि बहुत टाइम से बस काम ही काम कर रहे हैं, रुककर 2 मिनट आराम भी तो करना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं मधु को लग रहा था कि उसका स्वाति के साथ में चक्कर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्वाति के करीब आना, उससे बातचीत करना, ये मधु को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो वो गुस्से में आकर वसंत को उल्टा सीधा बोल देती है और अब तो वसंत को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो भी उसे गाली दे देता है। अब गाली क्या देता है वो मैं छोड़ो, अभी प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड वाली गाली है। तो यहाँ पर जाते वक्त मधु कहती है कि तेरा वरदान कब श्राप में बदल जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जहाँ पर वत्स्य उसे रोकता कहता है कि यार मैं तो तुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, तो क्या स्वाति के पीछे पड़ी है, देख तेरे लिए मैं अंगूठी भी लाया। अब इस बात को जान करके मधु वापस से उसके पास आ जाती है। उसे लग रहा था कि वो स्वाति के प्यार में पड़ा है, मगर वो इस शादी की बात को सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वत्स्य उसे प्रपोज कर देता है। और अब जैसा कि ये बात क्लियर थी कि उसके ग्रुप में से तो कोई नहीं था जो कि उसके खिलाफ सारी साजिश रच रहा था, इसका मतलब कोई तो आउटसाइडर था जिसे कि वत्स्य के बारे में सारी बातें पता चल रही थी। एंड देन यहाँ से इस खेल में ट्विस्टिंग पॉइंट आना शुरू हो जाता है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था और अब सारा पैसा धनाधन वरदान अपने नाम से ऑस्ट्रेलिया पर लगाता ही जाता है। और उसका खेल इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरी दुनिया उसी की खेलने के मुताबिक जैसे वरदान लगा रहा था वैसे ही अपना अपना पैसा लगाती जाती है। और धीरे धीरे करके वरदान भी अपनी बैट बढ़ाता जाता है, 1 खोखे से 2 खोखा, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 25। अब तो टीम को भी घबराहट होने लगी थी कि यार कहीं ये सारा पैसा उड़ा ना दे, ये सब कुछ जो भी वत्स्य कर रहा है ये सही है या गलत, कोई गलत पंगा ना हो जाए कहीं। मगर वत्स्य कहता है कि जरा रुको, तुम सब सालों मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही होगा। हालांकि उसने जो ये बोला थोड़ा बहुत तो गलत था ही, और एट द एंड वो 50 करोड़ ऑस्ट्रेलिया पर लगा देता है। मगर खबर आती है कि ऑस्ट्रेलिया तो हार गया और इंग्लैंड जीत गया, कि तभी उसके पास में राठौड़ का फोन आता है और वो उसे गालियां देता है कि साले भड़वे, मेरा पूरा पैसा लगवा दिया तूने, तू तो बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, हमने सारा पैसा ऑस्ट्रेलिया पर लगा दिया, पर देख मेरा कितना नुकसान हुआ। जहां पर वत्स्य कहता है कि अरे भाई आपको क्या लगता है कि मैं मैच फिक्सिंग करता हूँ, मैं तो खाली गेस करता हूँ साहब, देखो मेरा भी तो नुकसान हुआ ना। अब यहाँ पर ऑलरेडी वत्स्य को मालूम चल गया था कि अगर वो जीतता ही रहेगा तो उसके ऊपर मैच फिक्सिंग का अच्छा खासा केस बनेगा। तो इस बाजी को पलटने के लिए उसने ये पूरी चाल चली और सभी का पैसा लगवा करके ऑस्ट्रेलिया के लिए हाइप बढ़वाई। और जब वो हार गई तो इंग्लैंड की जीत पर जो उसने सेपरेटली पैसे लगा रखे थे पूरे 500 करोड़ उसे मिल चुके थे, यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, क्योंकि इस वक्त शेट्टी जो कि उसे पकड़ने वाला था उसका सपना चूर चूर हो चुका था। और इसी 500 करोड़ के साथ वो बहुत ज्यादा खुश होकर के सो जाता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आखिर इन आए हुए 500 करोड़ के साथ में और कितनी मुसीबतें उसके पास में आने वाली है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो गाइस, आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका फाइनल एपिसोड भी मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।